हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने बायो का एक फिर बहुत ही अच्छा MCQ लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, इसके पहले हमारे तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, तीन वीडियो में हमने सबसे पहले ब्लड के बारे में देखा। ब्लड में हमने 80 प्लस MCQ देखे। उसके बाद हमने हार्ट के बारे में देखा। जी हाँ दोस्तों, मानव हृदय के बारे में हमने 55 प्लस MCQ देखे। देन हमारा तीसरा वीडियो था विटामिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसमें हमने 65 प्लस, जी हाँ दोस्तों, 65 प्लस क्वेश्चंस को देखे। आज हम देखेंगे मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन आइज़ के बारे में आज हम देखेंगे टॉप 55 MCQ। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्लस 55 के आसपास देखेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि जो हमने पहले ब्लड वाला चैप्टर देखा है उसमें मैं गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूँ, जितने MCQ मैं लेकर के आ रहा हूँ जितने भी चैप्टर से बायो के, तो इसमें से आपको केवल उतने ही MCQ अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाहर का उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चाहे आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है तो आपसे पूरे के पूरे प्रश्न बनेंगे और आप पूरे के पूरे उनको करके आओगे। तो चलिए, आप हमसे जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और जितने भी आपके ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप, सभी में आप एक बार इसको शेयर कर दीजिए। फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि आप अगर जो टॉपिक के मैं MCQ जितने आपको करवा रहा हूँ इतने ही आपको पढ़ने, फालतू में परेशान नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं और हमें फालतू में PhD नहीं करना है, ना ही हमको PMT निकालना है। तो आप पुराने पेपर उठा लीजिए और इसके बाहर का एक भी प्रश्न मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पे उठाए जाते हैं वह सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर के प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये हमसे लिख करके ले लीजिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सेशन पे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में देखेंगे, उसके बाद हमारी सीरीज चालू होगी। तो देखिए, आपके सामने जैसे ये इमेज शो हो रही है तो इसमें आप देख रहे हो ये हमारी नेत्र है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी नेत्र आपके सामने कुछ इस तरह से दिख रही है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो हमारा ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, जी हाँ दोस्तों, ये ग्रीन कलर का हमारा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आइरिस कहलाता है और प्रकाश आइरिस में टकराता है। जी हाँ दोस्तों, जब प्रकाश आइरिस में हमारे टकराता है तो यह आइरिस उसी कलर के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। जिस कलर के प्रकाश को यह रिफ्लेक्ट करती है, हमारी आंखों का कलर उसी तरह का दिखने लगता है। आप देखते होंगे किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं यानी कि ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की हल्का सा काली होती हैं, किसी की पीली। तो आंखों का जो भी रंग होता है वह आइरिस के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, आइरिस में जो रंग परिवर्तित करता है उसी कलर की हमारी आंखें दिखती हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे बीच में ये जो पार्ट है, इसमें ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा होगा, इसे प्यूपिल यानी कि पुतली कहते हैं और इसमें से ही प्रकाश अंदर जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्यूपिल यानी कि पुतली, ये जो वाला भाग होता है इसी में से ही प्रकाश अंदर जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम रोशनी पे जाते हैं तो यह हमारा जो आइरिस होता है, यह उजेले में जाते समय क्या होता है, प्रकाश ज़्यादा होता है तो ये आइरिस पुतली के आकार को छोटा कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आइरिस यह जो प्यूपिल के आकार को छोटा कर देता है, जिससे क्या हमारी आंखों में ज़्यादा प्रकाश ना जाए, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश जाने से हमारी सेल्स नष्ट हो सकती हैं। और उसी तरह जब हम अंधेले में आते हैं तो आइरिस हमारे जो प्यूपिल का भाग है उसको क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, जिससे ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों पर जा सके। तो अब अगले स्लाइड पर देखिए। तो अगला स्लाइड आप देखिए, ये आपके सामने है। तो इसमें आप देखेंगे कि यह प्रकाश प्यूपिल से होकर के अंदर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पुतली से यह प्रकाश आगे चला जाता है। बाकी जो प्रकाश होता है आइरिस वाला, तो आइरिस वाला परिवर्तित हो जाता है या उसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया यानी कि सोख लिया जाता है। और यही जो कलर परिवर्तित होकर के जाता है हमारी आंखों तक, ठीक है ना, तो हमारी आंखों को वही कलर दिखता है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। तो देखिए, अगले स्लाइड में आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप MCQ बहुत अच्छे तरीके से इसके सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है एक इमेज। तो आप देखिए कि जो हमारा ये आँख का भाग है,
ये वाला मैं बता दिया, प्यूपिल था, पुतली था, और पुतली के पीछे लेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, ये लेंस है। और कैसा लेंस होता है? आप बोलोगे सर उत्तल लेंस होता है। आंख में हमारे कैसा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या था? आइरिस। आइरिस के जस्ट पीछे हमने बताया आइरिस क्या करता है? वह प्यूपिल के आकार को छोटा बड़ा करता है। और प्रकाश किससे होकर के जाता है? प्यूपिल यानी कि पुतली से होकर के जाता है। और आंख का ये जो बाहर वाला भाग आपके सामने दिख रहा है, ये बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग आपका कॉर्निया कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉर्निया कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो प्रकाश होता है वह कॉर्निया पे ही आके टकराता है, और कॉर्निया ही जब हम नेत्र का दान करते हैं तो कॉर्निया वाला भाग ही नेत्रदान के समय डोनेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप ये रेड कलर का जो देख रहे हैं, ये पूरा रेड कलर का ये वाला भाग, यह पूरा का पूरा जो भाग है, इसको हम रेटिना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा रेटिना कहलाता है। और जब प्रकाश की किरणें प्यूपिल से होकर के अंदर जाती हैं, और तो रेटिना पे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है और वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा कैसा बनता है? आप बोलोगे वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा बनता है, ये आपको याद रखना है, हमेशा उल्टा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यह ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये छोटी छोटी ऑप्टिक्स नर्व होती हैं जो इस इमेज को हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, और दिमाग उस चित्र को सीधा करके दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आंखों में तो इमेज उल्टा बनता है, लेकिन जो हमारा दिमाग होता है उस इमेज को, उस चित्र को हमको सीधा करके दिखाता है। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा कॉर्निया वाला भाग है और जो आइरिस वाला भाग है, इसके बीच में ये वाला भाग होता है जिसमें ये वाला कुछ वाटर जैसे सेप भरा होता है। जी हाँ दोस्तों, वाटर जैसे लिक्विड वाला पार्ट भरा होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और एक्वस ह्यूमर से भी होकर के प्रकाश आगे जाता है। और एक्वस ह्यूमर से आपको बता दूं, इसी में से आंसू बनते हैं, अश्रु ग्रंथि यहीं पे होती हैं। और आपको बता दूं, ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग होता है, इसे विट्रिस ह्यूमर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो भाग होता है इसे विट्रिस ह्यूमर कहते हैं। और जो विट्रिस ह्यूमर होता है, ये हमारी आंखों को आकार प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यह थोड़ा सा ग्लासी होता है, यानी कि थोड़ा सा कठोर भाग होता है, कांच के आकार, कांच के टाइप में होता है। क्योंकि अगर यह जो हमारा विट्रियस ह्यूमर है ये नहीं होगा तो ये हमारी प्यूपिल क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। तो इसको आकार, हमारी आंखों को आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो आप बताओगे, जो हमारा विट्रियस ह्यूमर होता है वह आंखों को आकार प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये आपका एक ब्रीफ था, इसमें से जो टॉपिक आपको समझा दिया गया है अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे उजेले पे हम जाते हैं तो उजेले पे हमारी आंखों का जो प्यूपिल होती है उसका आकार छोटा बड़ा जो होता है वह आइरिस के द्वारा होता है। वहीं पे आपको बता दूं कि जब प्रकाश हम उजेले पे जाते हैं तो ये जो हमारा ये वाला जो लेंस है, तो आपको बता दूं, लेंस हमारे आंख में चूंकि एक ही लेंस होता है, वह कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है? देखिए, जब हम किसी वस्तु को पास से देखते हैं तो हमारी आंखों पे ज़्यादा जोर बढ़ता है, मतलब कि इसकी जो क्षमता होती है यह बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा जोर पड़ता है। जब हम किसी वस्तु को पास से देखते हैं तो हमारे लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण ज़्यादा आंखों पर जोर पड़ने लगता है। उसी तरह जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो इसकी क्षमता क्या होता है? इसका पावर घट जाता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। तो आपको बता दूं, पढ़ते पढ़ते आदमी इसलिए थक जाता है क्योंकि पास की चीज़ों को देखता है। ठीक है ना। और टीवी देखते हुए जल्दी आदमी क्यों नहीं थकता है? क्योंकि देखिए, टीवी दूर से देखते हैं। तो आप जितना पास से चीज़ों को देखोगे, आप देखते होगे कि हम नॉर्मल 25 सेंटीमीटर तक ही वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पास में निकटतम दूरी होती है, अगर 25 सेंटीमीटर से हम कम किसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो वह हमें नहीं दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए किसी चीज़ को स्पष्ट पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो वह 25 सेंटीमीटर की दूरी हमारी आंखों से और उस वस्तु के बीच में होनी चाहिए। आप ट्राई कर सकते हो, आप अपनी किताब को अपनी आंखों के एकदम पास ला करके देखिए, 25 सेंटीमीटर से दूरी कम करके, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। या अपने मोबाइल को ही पास में आकर के देखिए, नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपका एक ब्रीफ था, और अब हम देखेंगे इसके MCQ। तो चलिए एक बार जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके पहले हम चालू करते हैं अपना सेशन। तो यह बहुत ही बेसिक था। आप हमारे आँख की बेसिक स्ट्रक्चर को आप समझ चुके होंगे कि देखिए, ये बाहर वाला भाग जो है हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया जो हम आँख का दान करते हैं तो यही वाला भाग दान करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो कॉर्निया वाला भाग होता है, इस वाले भाग में रक्त नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ब्लड नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यहाँ तक
यह डायरेक्टली हमारे संपर्क में आता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर जब यह वाले भाग में रक्त नहीं पाया जाता तो यहाँ ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यह डायरेक्टली वायु के संपर्क में होता है। जी हाँ दोस्तों, यह आँख का ये वाला भाग डायरेक्ट वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है। अब चलते हैं हम अपने सीरीज पे। अब आप अगर इसको अच्छे से समझ लिए जितना अभी मैंने 3 स्लाइड में समझाया है, तो आप आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए, ये आपके सामने आ गया पहला प्रश्न। तो इसमें हम मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। 55 प्लस क्वेश्चन करेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है और नोट्स में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे उसको नोट डाउन करते चलना है। अब चलिए, आपके सामने ये रहा प्रश्न। एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 250 मतलब कि मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से आपको कमेंट करना है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप अच्छे से प्रश्न को पहले पढ़ना सीखिए। देखिए ए जिसका आ रहा है वह गलत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं जिसका आंसर डी है वह सही है, वह सही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 25 सेंटीमीटर और 250 मिलीमीटर और 0.25 मीटर, यह तीनों वैल्यू एक ही है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों वैल्यू एक ही है। तो पेपर जब थोड़ा सा आपका लॉजिक देखना चाहता है तो मोस्टली 70% तो हमेशा पेपर में यह क्वेश्चन आता है तो 25 सेंटीमीटर ही आता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, सेंटीमीटर वाले कॉलम को हटा देता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे लिख देता है 250 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर और 0.25 मिलीमीटर। तो वहाँ आप 25 मिलीमीटर ही लगा के चले आते हो, क्योंकि आप लास्ट की डिजिट नहीं देखते हो, लास्ट में इसकी जो यूनिट है इसको आप नहीं देखते हो, इकाई नहीं देखते हो। इसलिए मैं आपको बता दूं आपको लास्ट की इकाई भी देखना है। और ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई या मानव नेत्र का, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है और आपका बायो में भी है। तो दोनों पार्ट का कवर अप हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 बहुत अच्छा प्रश्न है। पुतली यानी कि प्यूपिल का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? जी हाँ दोस्तों, कौन निर्धारित करता है? जल्दी से बताइए। अभी अभी मैंने बताया है कि आपको जल्दी से कमेंट करना है। पहला ऑप्शन कॉर्निया, ऑप्शन नंबर जो बी है वह है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्यूपिल है, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से, मतलब रोशनी जब ज़्यादा होती है तो पुतली का आकार कम, और रोशनी जब कम होती है तो पुतली का आकार ज्यादा करने का कार्य कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 का जिसका भी है वह अपना 1 नंबर ऐड कर सकता है। इसका सही आंसर होगा आइरिस। जी हाँ दोस्तों, आइरिस। तो आइरिस में बता ही दी हूँ, आपका आइरिस के कारण ही हमारी आंखों का रंग अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह 1 नंबर अपने ऐड कर लीजिए। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपको कमेंट में मैं बार बार बोलता हूं कि प्रश्न नंबर डाल करके कमेंट करना है, तभी पता चलेगा आप कौन से प्रश्न का आंसर दे रहे हो। क्योंकि अगर आप ABCD दोगे तो पता नहीं चलेगा कि आप किस नंबर के प्रश्न का आंसर कर रहे हो, इसलिए आपको डालना है। जैसे आप मान लीजिए प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 आप लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में आपका जो भी आंसर हो ABCD, तो आपको लिखना है 3, फिर वो आपको करना है जो आपका मान लीजिए आंसर हो जाएगा BC कुछ भी हो जाएगा। मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप लगाइए बी, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। तो इसका सही आंसर है जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वह सही है, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा धूप में क्या होता है, हमारी जो आइरिस होती है वह पुतली के आकार को छोटा कर देती है, जिससे ज्यादा रोशनी हमारी आंखों पर ना जाए। आप देखते हो कि जब आप सूरज की तरफ देखते हो या धूप में देखते हो तो लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों के नीचे ऐसे हाथ लगा करके देखते हैं ज्यादा दूर का। और आप ज्यादा उजेले में देखते हो तो आपकी अचानक लाइट जाने के बाद रात में भी देखते हो कि लाइट आ जाती है तो आपको दिखता नहीं, आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छा है।
ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए बड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। प्रश्न नंबर 4 तो सभी का आंसर करीब करीब सही हो रहा है। अंधेरे में जब रोशनी कम होती है तो हमारी जो पुतली होती है उसका आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और कौन करता है यह सब, तो आप बताओगे सर यह सारा कार्य कौन करता है, तो यह सारा कार्य आयरिस करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी आंख कभी भी दान नहीं की जाती है नेत्रदान के समय। नेत्रदान के समय जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी कार्निया, ऑप्शन नंबर सी आयरिस, ऑप्शन नंबर डी पुतली। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 5 डाल करके जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो जो 5वां का सही आंसर जिसका है बी वह सही है। जी हाँ दोस्तों, कार्निया यानी कि ऊपर वाला भाग, जो मैं बताया था कि जो ह्यूमन की ये उभरा हुआ भाग होता है आँख का, ये वाला भाग जो बाहरी वाला भाग होता है वह क्या होता है, कॉर्निया होता है। तो चलिए आपको बता दूं कि कॉर्निया दान किए जाते, कई बार पेपर में आ चुका, आप स्टार कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 6। आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरिस, यानी कि आयरिस को ही क्या बोलते हैं, परितारिका, ऑप्शन नंबर बी कार्निया, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। आंखों का अलग अलग मतलब अलग अलग व्यक्तियों का जो रंग, किसी का नीला, किसी का भूरा, किसी का काला, तो किस पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो 6 का जिसको ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसको ऑप्शन नंबर ए वह सही, अपने 1 नंबर आप ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वह गलत है। जी हाँ दोस्तों, गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस को ही कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस को ही कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कभी कभी पेपर में हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में देखिए मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस, हाँ सर ने उत्तल लेंस बताया था, ऑप्शन नंबर ए लगा करके चले आए, आगे के ऑप्शन हम पढ़ते भी नहीं है। तो ये नहीं करना, आपको एग्जाम हॉल में जा करके आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यह प्रश्न आपसे बनते हुए किसी से गलत नहीं होता। आपको बता दें, जिसको जॉब मिलती है और जिसको नहीं मिलती, बस यही 3-4 प्रश्न का ही अंतर रह जाता है दोस्तों। क्योंकि जो तैयारी करता है वह अच्छे से प्रश्नों को, पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़ता है, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बनाते समय ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता है 2-4 कि आपको नॉलेज है या नहीं, या आप केवल रट के चले आए हो, कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न नंबर है अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट करना है। मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, कैसा बनता है मनुष्य की आंखों के रेटिना पर। तो एक तो यहीं पे आंसर बता दिया, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, तो ये आपको याद रखना है। तो कैसा बनता है, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से प्रश्न नंबर 8 डाल करके आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 8 डाल करके आपको कमेंट करना है, मनुष्य के आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, जल्दी से बताइए। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वास्तविक और उल्टा को रियल, ठीक है ना, एंड इन्वर्टेड भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करिए, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हिमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी
ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। जल्दी कमेंट करिए प्रश्न नंबर 9 डाल करके कौन सा आंसर सही होगा। ए बी सी डी, प्रश्न नंबर 9 डाल करके आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर ए, प्रश्न नंबर 9 का ए बी सी डी कौन सा आंसर सही है, जल्दी से आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी से। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है वह सही है, अपने एक नंबर ऐड कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इन ऑप्शंस के बारे में बता दें। जो ऑस्टियोलॉजी है, जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में मानव के हृदय के बारे में यानी कि हार्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा है हीमेटोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, हीमेटोलॉजी, तो हीमेटोलॉजी में आपको पता ही है मानव रक्त के बारे में, जी हाँ दोस्तों, ब्लड के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके सामने। मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, बताया जा चुका है दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। मानव शरीर का, ठीक है ना, कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती, जी हाँ दोस्तों, जिसमें रक्त नहीं पाया जाता, रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी पुतली, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। प्रश्न नंबर 10 डाल करके जल्दी से आपको कमेंट करना है। मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें, ऊतक यानी कि टिश्यू, जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो प्रश्न नंबर 10 जिसका आंसर है सी वह सही है। जी हाँ दोस्तों, कॉर्निया, मैंने बताया था कॉर्निया। तो आपको याद रखना है, जब हम नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान के समय आंख का कॉर्निया भाग ही दान किया जाता है, और कॉर्निया ऐसा भाग होता है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती, क्योंकि यह ऑक्सीजन डायरेक्टली वायुमंडल से ले लेता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 11। आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं, आंखों में आंसू नहीं रह जाते, यानी कि जो आंखें एकदम सूखी सूखी सी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर सी जीरोपैथेलमिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 का जल्दी से कमेंट करिए ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 11 डाल करके आपको कमेंट करना है कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी। जल्दी से। आंसू सूख जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी में आँख से आंसू बहते नहीं, एकदम आंखें सूखी सूखी हो जाती हैं, ये बीमारी होती है। तो आपको बताना है इस बीमारी को क्या कहते हैं। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह सही है, अपने एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐड कर लीजिए। इसे क्या कहा जाता है, जीरोप्थेल्मिया। जी हाँ दोस्तों, जीरोप्थेल्मिया जो बीमारी होती है उसमें हमारी आंखों के आंसू सूख जाते हैं, आंखें एकदम सूखी सूखी सी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें तो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं जबकि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट साइटेडनेस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 12 जल्दी से कमेंट करिए। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो आपको ये तीन के तीनों टर्म्स याद रखना है। कभी कभी पेपर में डायरेक्टली दे देता है कि जब उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें हमें तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। आपको ऑप्शन में दे देगा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, वहाँ पे ना दे करके आपको मायोपिया भी दे सकता है, तो मायोपिया भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं एक्चुअल पे होता क्या है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है नॉर्मल कंडीशन पे हमें, मैंने बताया ही थोड़ी देर पहले कि किसी वस्तु का हमको जब देखना होता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर, और रेटिना क्या कहलाता है, ये वाला भाग रेटिना कहलाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। और प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आप बताओगे वास्तविक और
उल्टा। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है, नर्वस जो होती है, छोटी छोटी नर्व्स जो होती हैं वह ले जाकर दिमाग को संदेश भेजती हैं और वह दिमाग पहचान करके उसका इमेज सीधा करके हमें वस्तु के बारे में ज्ञान कराता है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब निकट दृष्टि दोष होती है तो जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए रेटिना पर ना बन करके उससे पहले बनने लगा। ठीक है ना, रेटिना पर ना बन करके उससे पहले ये यहाँ पे बनने लगता है। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, तो इस बीमारी को निकट दृष्टि दोष या आप बोलोगे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें अवतल लेंस लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस क्या होता है, प्रकाश को फैला देता है। जब यहाँ पे प्रकाश आता है तो प्रकाश को थोड़ा सा फैला देगा। जब थोड़ा सा फैला देगा तो ये दूरी कवर कर लेगा, यहाँ तक कवर कर लेता है, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वह प्रकाश को फैलाता है और उत्तल लेंस कन्वर्ज करता है प्रकाश को। ठीक है ना, यह कन्वर्ज करता है। तो देखिए, यह पहले से दूर यहाँ से भेज दिया तो ये जाकर के यह प्रकाश कहाँ पे बनने लगता है, तो आप बोलोगे जो इसकी इमेज है यह इमेज जाकर के हमारी रेटिना पर बनने लगता है। और जब तक रेटिना पर प्रकाश इमेज नहीं बनेगा जब तक हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। उसी तरह मैं आपको बता दूं, जब दूरदृष्टि दोष होता है जिस व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, यह जो प्रतिबिंब होता है यह रेटिना के पीछे, मतलब कि रेटिना के पीछे यह कुछ यहाँ पे बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये और दूर जा करके इसका जो प्रतिबिंब होता है यह रेटिना के पीछे, तो उस बीमारी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे दो प्रश्न हो गए। पहला, अगर निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो आप बताओगे रेटिना के पहले, और दूरदृष्टि दोष में आप बताओगे रेटिना से दूर। तो ऐसे भी याद रखते, दूर मतलब रेटिना से दूर, रेटिना के पीछे बनता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष में जब अवतल लेंस लगाया जाता है तो दूरदृष्टि दोष में कैसा लगेगा, आप बताओगे उत्तल लेंस लगता है। अब क्या होता है कि कंडीशन क्या होती है, तो देखिए दो कंडीशन पे यह बीमारी होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब हमारा ये जो कर्वेचर होता है, जो हमारे लेंस का कर्वेचर होता है वह थोड़ा सा क्या होता है, फैल जाता है। ये कर्वेचर, यह इसका जो शेप क्या होता है, फैल जाता है, तब यह बीमारी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, किसी व्यक्ति को नॉर्मल 10-20 साल तक तो नॉर्मल रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे यह दोष होने लगता है, निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। तो क्या होता है, किसी व्यक्ति का अगर कर्वेचर फैल जाता है, जी हाँ दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष, और यही अगर सिकुड़ जाता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। वहीं दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन आपको बता दूं कि जो आई बॉल होता है, जी हाँ दोस्तों, इस पूरे शेप को आई बॉल कहते हैं। ये पूरा का पूरा भाग आई बॉल कहलाता है। तो क्या होता है, अगर आई बॉल क्या हो जाती है, आई बॉल चिप क्या होती है, थोड़ा सा पिचक जाती है। ये देखिए, गोल ना होकर के थोड़ा सा ये पिचक जाती है, ये पिचक गई है इसमें। ठीक है ना, पिछले वाले में से देखिए ये गोल आकार है और ये क्या हो गई, इसका आकार थोड़ा सा, आई बॉल का आकार थोड़ा सा क्या होगा, ये पूरे के पूरे आई बॉल का आकार जब बढ़ जाता है तब भी यह बीमारी होती है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। तो अगले स्लाइड में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जल्दी से देखिए, प्रश्न नंबर 13 में क्या है, आंखों की बीमारी मायोपिया। जी हाँ दोस्तों, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे किस प्रकार के लेंस का चश्मा, तो आप सभी को अभी बताया हूँ जस्ट, तो आप सभी बताइए। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो प्रश्न नंबर 13 डाल करके जल्दी से कमेंट करिए। तो प्रश्न नंबर 13 का जो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अवतल लेंस को ही कनकेव लेंस भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी अवतल लेंस न देकर के कनकेव लेंस भी देवनागरी में लिख देता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने, आंखों की बीमारी मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए अभी जस्ट बताएं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जल्दी से कमेंट करिए। रेटिना से पहले, ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर सी रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता है। करीब करीब सभी का सही आ रहा है, सभी समझ चुके हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो देखिए, जो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है वहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बनता है। जी हाँ दोस्तों, रेटिना से पहले बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15, आंखों की ऐसी बीमारी
जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तु देख नहीं सकता। तो कभी कभी बच्चे क्या गलत कर देते हैं कि भाई पास की वस्तु नहीं देख सकता मतलब कि निकट दृष्टि दोष होगा। बिल्कुल नहीं, ये उल्टा है, आप याद रखिएगा। है दूर दृष्टि दोष, लेकिन दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको याद रखना है। बच्चे यही करते हैं गलती, जल्दी जल्दी में गलती करके आ जाते हैं। भाई कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि भाई अगर उसको दूर दृष्टि दोष है मतलब कि दूर की वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रही होगी, जबकि उल्टा है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और पास की नहीं। उसी तरह निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग साइटेडनेस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 15 का। तो प्रश्न नंबर 15 का जिसका ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सही है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने। आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग करना होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 16 डाल करके सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका सी काफ़ी लोगों का सी आ रहा है। जी हाँ सी, तो 16 का सी याद रखिएगा, क्योंकि उत्तल लेंस को ही कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 17 यानी कि 17। आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताया जा चुका है, जल्दी से बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर सी रेटिना के आगे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से प्रश्न नंबर 17 डाल करके। बताया जा चुका है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करिए 17, प्रश्न नंबर 17 डाल करके। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह अपने एक नंबर ऐड कर सकता है, अपने एक नंबर ऐड कर सकता है रेटिना के पीछे। मैंने बताया है कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है और दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया पे रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और इसको दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है दूर दृष्टि दोष में? तो आप बताओगे सर उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? आप बताओगे सर अवतल लेंस। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? कौन सी बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? प्रश्न नंबर 18 यानी कि 18। ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए बायोपिया, ऑप्शन नंबर बी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बायोपिया या जरा दृष्टि दोष, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 डाल करके आपको कमेंट करना है, जल्दी से बताइए। तो कई बार यह प्रश्न आया चुका है, बुजुर्ग, केवल बुजुर्ग को होती है बीमारी। तो इस जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है वह अपने एक नंबर ऐड कर सकता है, बिल्कुल जल्दी से ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ टर्म्स, इसलिए क्योंकि पेपर में क्या करता है, साइंस में जो इंग्लिश टर्म्स होता है उसी को डायरेक्टली देवनागरी में लिख देता है। आगे देखिए, बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी यानी कि सिलियरी मसल्स के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? प्रश्न नंबर 19, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 19, ऑप्शन नंबर ए प्रेसबायोपिया, ऑप्शन नंबर बी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न कई बार पेपर पे आ चुका है, स्टार कर लीजिए आप, कई बार पेपर में आ चुका है। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो अपना एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मतलब उपरोक्त में से दोनों। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपके सामने। बुजुर्गों में होने वाली बीमारी यानी कि प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा निकट दृष्टि दोष में तो दूर की दिखाई, ठीक है ना,
आप देखोगे दूर की दिखाई नहीं देती और दूर दृष्टि दोष में निकट की दिखाई नहीं देती, तो आपको बताना है कि जब जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया होता है तो बुजुर्गों को कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? ऑप्शन नंबर ए पास की, ऑप्शन नंबर बी दूर की, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 20 डाल करके। तो जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष होता है उसमें ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 ये रहा आपके सामने। बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर बी द्विफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 21 डाल करके। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि आप खुद बताइए, दिमाग लगाइए, क्योंकि जब उसको ना तो पास की वस्तु दिखाई दे रही ना तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही, मतलब कि उसको उत्तल और अवतल दोनों लेंस मिक्स करके लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों इसलिए इसको दो फोकल लेंस लगता है। जी हाँ दोस्तों इसमें दो फोकल लेंस लगता है। आप देखते होंगे कि जो बड़े बुजुर्ग का चश्मा होता है, लेंस होता है, तो ऐसे दो लेंस होते हैं। आप देखे होंगे कि ये जो दो लेंस होते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा अलग से एक लेंस लगा होता है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आप देखते होंगे कि अलग से एक ये लेंस होता है और एक यहाँ पे लेंस होता है। आप देखते होंगे दो लेंस होते हैं। जी हाँ दोस्तों दो लेंस लगे हुए होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। जी हाँ दोस्तों प्रश्न नंबर 22 बहुत इजी प्रश्न है। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों आप क्वेश्चंस के लेवल देखकर समझ चुके होंगे कि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकते। जी हाँ दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड प्रश्न यहाँ पे उठाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर वे पे नोट्स भी करते जा रहे हैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं, और इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ इससे बाहर का सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए निक्टोलोपिया, ऑप्शन नंबर बी ट्रोकोमा, ऑप्शन नंबर सी तिर्यक दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिसका है वह बिल्कुल सही है, वह बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। जी हाँ दोस्तों प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपके सामने। एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती हैं। जी हाँ दोस्तों एक समस्या होती है। क्या होता है कभी कभी कि जब कोई व्यक्ति की आंखें होती है, आप देखते होंगे कि एक आंख तो इधर देख रही होती है, पता चला इस साइड को, और वहीं पे दूसरी इधर देख रही होती है, इस साइड में देख रही होती है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। ये दोनों क्या होती है, एक इधर देख रही होती है तो एक इधर देख रही होती है। तो इसको क्या बोलते हैं आपको बताना है, आपको बताना है इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए तिर्यक दृष्टि, ऑप्शन नंबर ए तिर्यक दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉबिस्मस, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। ठीक है ना। आपको पता चल गया होगा, कई लोग को आप देखते होंगे कि देखते किसी और को है लेकिन आपको लग रहा हो कि वह आपको देख रहे हैं। तो इस तरह आंखों की समस्या को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। इसे तिर्यक दृष्टि भी कहा जाता है और स्ट्रैबिस्मस भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। जी हाँ दोस्तों प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपके सामने। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? कई बार पेपर में आ चुका है। प्रश्न नंबर 24। ऑप्शन नंबर ए आंख, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी के आंसर करिएगा जब सही आ रहा है, क्योंकि हम आंख के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर तो आंख ही होगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न नंबर 25। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसी भी लेंस का सूत्र यानी कि जो लेंस फार्मूला होता है वह क्या होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जल्दी से बताइए। यहाँ पे लिखा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर बी 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ऑप्शन नंबर सी 1/f बराबर
1/u प्लस 1/v, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 का जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 25 का जल्दी से बताइए। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, क्योंकि जो लेंस का फार्मूला होता है वह होता है 1/f। जी हाँ दोस्तों, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। जी हाँ दोस्तों, 1/u, यहाँ पे v है और ये u है, ये आपको याद रखना है, ये u है। तो देखिए ये होता है लेंस का फार्मूला। और अगर यहीं पे बता दिया जाए कि आपसे कभी कभी पूछ लेता है मिरर का फार्मूला, जी हाँ दोस्तों, मिरर का फार्मूला, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस प्लस लगा देंगे तो मिरर का फार्मूला भी बन जाएगा। बस माइनस की जगह प्लस लग जाता है तो मिरर का फार्मूला आ जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका है वह बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 26। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जल्दी से बताइए। तो पहले ही बता चुका हूं मैं कि जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो हमारे पुतली का आकार कम कर देता है, हिंट दे रहा हूं आपको, और जब अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल यानी पुतली का आकार को बढ़ा देता है। तो सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर होगा आइरिस। जी हाँ दोस्तों, आइरिस सही आंसर होगा, आइरिस। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 27। आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। जी हाँ दोस्तों, जहां से प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करके रेटिना पर इमेज बनाता है। तो हमसे पूछा है कि वह छिद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आइरिस, ऑप्शन नंबर बी पुतली, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी रेटिना। जल्दी से बताइए 27, प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 का जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपने एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पुतली, पुतली से होकर के ही प्रकाश हमारी आंखों के अंदर पहुंचता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, मनुष्य की आंखों की दृष्टि का स्थायित्व। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि का स्थायित्व यानी कि अगर बात की जाए तो परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, कई बार पेपर में आ चुका है। आपको बताना है परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है। आप स्टार कर लीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वह सही है। मैं आपको बता दूं, किसी वस्तु को देखने के लिए कम से कम हमारी आँखों का उस वस्तु पर सेकंड का 16वां भाग तक जरूर रुकना चाहिए। आप देखते हो कि जब पंखा धीरे धीरे चलता है तो आप उसकी पंखियों को देख सकते हो, क्योंकि वह टाइम 1/16 नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हो पंखा फुल स्पीड में चलने लगता है तो आप पंखे के आर पार मतलब कि छत को देख सकते हो, पंखियां गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा बार घूम चुकी होती हैं। 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा बार घूम चुकी होती है, इसलिए वह नहीं दिखती हैं। तो किसी वस्तु को हमें देखने के लिए कम से कम सेकंड के 16वें हिस्से के बराबर उस वस्तु पर हमारी आंखों का प्रकाश पड़ना चाहिए। ठीक है ना? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपके सामने। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? जी हाँ दोस्तों, मानव का जो नेत्र होता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, वह किस पेशी पर टिका होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्टेपीडियस, ऑप्शन नंबर बी सिलियरी पेशी, ऑप्शन नंबर सी कपाल पेशी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29 का जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि सिलियरी पेशी होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सिलियरी पेशी क्या करती है? जो आपका लेंस होता है, जी हाँ दोस्तों, लेंस को यहाँ से जो जकड़ के रखती है ऊपर और नीचे, इसको ही कहते हैं हम क्या? सिलियरी पेशी। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो नेत्र का लेंस है वो सिलियरी पेशी से क्या होता है? जुड़ा होता है, उसी पर टिका हुआ होता है। ठीक है ना? तो ऊपर और नीचे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 30। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? जी हाँ दोस्तों, मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी लैक्रिमल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 30
प्रश्न नंबर 30 जल्दी से आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा 31। जी हाँ दोस्तों 31, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य के आंसू निकलते हैं यानी कि टीयर्स होते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 31 डाल करके। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। सियालिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 का जल्दी से बताना है आपको। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, वह बिल्कुल सही है। अगर सियालिक अम्ल के अगर फार्मूले की बात करें, कभी कभी अगर फार्मूला पूछ ले तो आपको बता दूं, इसका जो फार्मूला होता है सियालिक अम्ल का होता है C11H19 और NO9। ये सियालिक अम्ल का फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 32 यानी कि प्रश्न नंबर 32। मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 130 डिग्री। जल्दी से बताइए, अधिकतम पूछा दोस्तों, अधिकतम, अधिकतम बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 32 का, जल्दी से। तो जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किसी किसी बुक में 180 दिया होता है। जी हाँ दोस्तों, 180 डिग्री भी आंसर माना होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप डायरेक्टली आप खुद देखने की कोशिश करिए, 180 डिग्री ये रेखा होती है, तो क्या आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते हो। आप कुछ इस शेप में देख सकते हो, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप इतना देख सकते हो और इतना देख सकते हो आगे का। जी हाँ दोस्तों, आप डायरेक्टली अगल बगल का नहीं देख सकते हो। अगर आपको अगल बगल दिखाई देने लगे तो आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता क्यों पड़े अपना सिर करके। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको याद रखना है, सही आंसर होगा 150 डिग्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 33। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 33, मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर के बनी होती है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर के बनी होती है। तो प्रश्न नंबर 33 जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 4 परतों से, ऑप्शन नंबर बी 3 परतों से, ऑप्शन नंबर सी 2 परतों से, ऑप्शन नंबर डी 5 परतों से। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 33 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 का जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। जो एक परत होती है बाहरी परत, उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, दूसरी होती है कोरोइड और तीसरी होती है रेटिना। जी हाँ दोस्तों, 3 परतें होती हैं। पहली परत होती है स्क्लेरा, दूसरी होती है कोरोइड और तीसरी होती है रेटिना। तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। जी हाँ, प्रश्न नंबर 34, मनुष्य की आंख कौन सी 3 परतों से मिलकर के बनी होती है? जी हाँ दोस्तों, आ ही गया प्रश्न, कौन सी 3 परतों से मिलकर के बनी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरा यानी इसको श्वेत पटल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है कोरोइड, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर करीब करीब सभी का है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 35। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है 35। तो 35 ये रहा आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 ये रहा आपके सामने। मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग आपको बताना है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरा, ऑप्शन नंबर बी कोरोइड, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35 जल्दी से कमेंट करिए जो दोस्तों, जल्दी से। तो जो सबसे बाहरी परत होता है, आपकी जो आंख होती है, आंख ये जो उठा हुआ भाग होता है, ये वाला भाग, ये ऊपरी वाला भाग, तो ये बाहर का जो परत, बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी वाली परत होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर ए, वह बिल्कुल सही है स्क्लेरा। जी हाँ दोस्तों, स्क्लेरा कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 36 क्या हो रहा है? प्रश्न नंबर 36,
प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, आपको बताना मनुष्य के आंख के किस परत में रक्त पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस परत में रक्त पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए किस परत में रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरा, ऑप्शन नंबर बी कोरोइड, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 36 का क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर होगा, प्रश्न नंबर 36 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, रक्त पाया जाता है वह परत होती है कोरोइड। जी हाँ दोस्तों, कोरोइड परत में रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 ये रहा आपके सामने। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी स्क्लेरा, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है आपको मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह बिल्कुल सही, अपना एक नंबर ऐड कर दीजिए। करीब करीब सभी का ए है रेटिना। रेटिना के अगर पहले बनता है प्रतिबिंब तो आप बताओगे निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के पीछे बनता है आप बताओगे दूर दृष्टि दोष। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 38। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 ये रहा आपके सामने। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी कोरोइड, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग। उभरा हुआ भाग की अगर बात करें तो मनुष्य की आंख का जो उठा हुआ भाग बीच वाला होता है, ये भाग सही ढंग से बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता दूं आंख का ये वाला भाग पूछा, ये जो उठा हुआ उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग। तो 31 प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिसका ऑप्शन नंबर ए वो अपने एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर ऐड कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है। ये प्रश्न शायद रिपीट हो चुका है, जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 39 जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, कहाँ से प्रवेश करती है। मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी पुतली, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है। तो मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है, तो वह पुतली, ऑप्शन नंबर बी जिसका है वह सही है। अपने एक नंबर ऐड कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पुतली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर है 40। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा कहलाता है। मैं बता चुका हूं जो लिक्विड होता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है। जल्दी से दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए जलीय द्रव, ऑप्शन नंबर बी एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो मैं आपको बता दूं जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि जो कॉर्निया होता है और जो रेटिना होता है उसके बीच में, सॉरी कॉर्निया जो होता है और जो आपका आइरिस होता है उसके बीच में जो जलीय द्रव भरा होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसे एक्वस ह्यूमर और हिंदी में जलीय द्रव कहा जाता है। यही से आंसू बनते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 मनुष्य के आंखों यानी कि आई बाल को आकार कौन प्रदान करता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जो आंखें होती है उसको आकार कौन प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जी आपका विट्रस ह्यूमर, ऑप्शन नंबर सी एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन नंबर डी रेटिना। जल्दी से बताइए रेटिना, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। आई बॉल, ठीक है ना, आकार पूछा यहाँ पे, आकार कौन प्रदान करता है। तो आकार कौन प्रदान करता है, तो जिसका आंसर विट्रियस ह्यूमर है, ऑप्शन नंबर बी हुआ बिल्कुल सही। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि बीच में जो कांचनुमा संरचना होता है यह हमारे आंखों के आई बाल को आकार प्रदान करता है। यह अगर नहीं हो तो आंखें चपक जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि अगर आंखों के आई बाल की बात कर, आकार की बात करें तो आकार कौन प्रदान करता है, तो बताओगे विट्रियस ह्यूमर। वहीं अगर पिछले प्रश्न में हमने देखा था, पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में पाया जाने वाला तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे एक्वस ह्यूमर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 42। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपके सामने
एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिबिंब बनाना, ऑप्शन नंबर बी रंग प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी आंसू बनाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। 42 जस्ट मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही इसका काम क्या होता है। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 आपको जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी से। तो बताइए जिसका ऑप्शन नंबर सी हो बिल्कुल सही, अपना एक नंबर ऐड कर लीजिए। इसका मुख्य कार्य होता है आंसू बनाना। जी हाँ दोस्तों, इसका एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य होता है आंसू बनाना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 हो गया 43। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 ये रहा आपके सामने। मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की बात कर रहा है, काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए रोड सेल, ऑप्शन नंबर बी कोन सेल, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए कुछ लोग सी लगा रहे हैं, बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है। आप देख रहे होगी कि मोस्टली क्वेश्चन में उपरोक्त दोनों, तो लोग उपरोक्त दोनों लगा रहे हैं, उपरोक्त दोनों लगा रहे हैं कि उपरोक्त दोनों ही होगा। नहीं दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बता दूं जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। रोड सेल जो होता है, रोड सेल वह ब्लैक और व्हाइट। जी हाँ दोस्तों, जो काला और सफ़ेद रंग होता है वह रोड सेल दिखाती है, और जो और कलर होते हुए कोन सेल दिखाती है। तो आंखों में दो प्रकार की ही सेल पाई जाती हैं, एक रोड सेल और दूसरी होती है कोन सेल। तो रोड सेल आपको बता दूं ब्लैक और व्हाइट। आप रोड पे देखते हो कि रोड काली कलर की होती है और उसमें व्हाइट पट्टी बनी होती है, तो आपको याद रखना रोड सेल मतलब कि काला और सफ़ेद दिखाती है। और कौन से याद रखिए कलर, कौन कलर सी से दोनों चालू होते हैं, तो कौन सेल कलर दिखाने का कार्य करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 यानी कि 44। ये रहा आपके सामने। मनुष्य के आंखों में लेंस कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की आंखों में लेंस कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44, ऑप्शन नंबर ए पुतली के आगे, ऑप्शन नंबर बी पुतली के पीछे। जी हाँ दोस्तों, पुतली के आगे और पुतली के पीछे पूछ रहा है, रेटिना के नहीं। ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, मनुष्य की आंखों में लेंस कहाँ होता है? बहुत ही आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। जल्दी से आप बताइए मनुष्य की आंखों में लेंस कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पुतली के आगे, ऑप्शन नंबर बी पुतली के पीछे, ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही। जी हाँ दोस्तों, पुतली के पीछे होता है, पुतली के पीछे। जी हाँ दोस्तों, पहला आपका क्या होता है, आपका आयरिस होता है। आयरिस के बीच वाला भाग जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसको कहते हैं पुतली, और पुतली से जैसे ही प्रकाश अंदर पहुँचता है तो वहाँ पे होता है लेंस। जी हाँ दोस्तों, लेंस। और लेंस कैसा? लेंस उत्तल लेंस। और प्रतिबिंब कैसा बनता है आप बताओगे? वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 यानी कि 45। ये रहा आपके सामने। वो कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? कई बार पेपर में यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क, हाँ दोस्तों, उस आंख का आकार मस्तिष्क से भी बड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए बंदर, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर डी है वह अपना एक नंबर ऐड कर लीजिए, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ऐसा प्राणी है जिसका आंख का आकार दिमाग से भी बड़ा होता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 46। बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन के पास कितनी आंख होती हैं? जी हाँ दोस्तों, बिच्छू के कितनी आंखें होती हैं? जल्दी से कमेंट करिए, बिच्छू के कितनी आंखें होती हैं? प्रश्न नंबर 46 कई बार यह भी पेपर में पूछा गया है, तो जितने पेपर में पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन उठाएंगे। सभी जानवरों के नहीं पूछे जाते, इसलिए नहीं उठाने वाले, ठीक है ना? तो चलिए जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46, तो बिच्छू के 12 आंखें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी अगर मिल जाए तो पकड़ करके आप देख सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल दिखेगा नहीं, छोटी छोटी आंखें होती हैं, तो आप ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आप देख सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंख होती है? जी हाँ दोस्तों, वॉक्स जेलीफिश, ठीक है दोस्तों, यह समुद्र में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। जल्दी से बताना है कितनी आंखें होती है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 2। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 24। जी हाँ दोस्तों, 24 आंखें होती हैं इस जीव की। अचंभव लग रहा होगा, सोचिए दोस्तों 24 आंखें कितना अच्छा होता है। सोचिए मानो कि 2 आंखें अगर दोनों खराब हो गई तो काम बंद, लेकिन इसकी देखिए 24 आंखें, बताइए, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48,
प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें सही। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के रिफ्लेक्शन के कारण चीज़ों को हम देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं आएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आपको बता दूं, अंधेरे में हम किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश उस वस्तु पे जब पड़ के परावर्तित हमारी आंखों तक नहीं होगा, हम नहीं देख पाएंगे उस वस्तु को। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 49 ये रहा, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? जी हाँ दोस्तों, कितने मेगापिक्सल की होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल, आपने कैमरा में पढ़ा होगा कि जिसका कैमरा भाई 13 मेगापिक्सल, 23 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, अब 64 मेगापिक्सल तक के कैमरे आते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के कैमरे होते हैं। लेकिन आप बताइए मनुष्य के जो आंखें होती हैं कितने मेगापिक्सल होती हैं? उतने मेगापिक्सल अभी तो कैमरा भी नहीं बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 164 मेगापिक्सल, ऑप्शन नंबर बी 250, ऑप्शन नंबर सी 576, ऑप्शन नंबर डी 590। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों प्रश्न नंबर 49। तो प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा 576। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो आंखें होती है वो नेचुरल 576 मेगापिक्सल। तो सोचिए भगवान कितने ज़्यादा डेवलप्ड, जो बनाने वाला कुदरत है, नेचर जो हमें बनाती है वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। हम अभी 64, 48, 108 मेगापिक्सल तक अटके हुए हैं। देखिए हमारी जो नेचुरल होती हैं आँखें वह 576 मेगापिक्सल कैमरे के जैसे व्यवहार करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं। आपसे कभी पूछे कि आपके पास कितने मेगापिक्सल का कैमरा, तो आप बता देना 576 मेगापिक्सल का नेचुरल कैमरा है मेरे पास। आप चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंख के रेटिना पर रोशनी के समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाती है, मतलब कि रोशनी वह केंद्रित नहीं कर पाती है, जिससे धुंधलापन या विकृत दृष्टि पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, साफ साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, ठीक है ना, केंद्रित नहीं कर पाता है, इमेज हिलती हुई प्रतीत होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हिलती हुई इमेज हमें प्रतीत होती है, साफ साफ नहीं दिखता तो है लेकिन हिलता हुआ वह फिक्स नहीं दिखता। किसी चीज़ को हम देखेंगे ऐसा लगेगा कि वह चीज़ हिल रही है, लेकिन वास्तव में हिल नहीं रही होती। अब बताना है आपको उस विकृत को या उस बीमारी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है प्रेसबायोपिया, ऑप्शन नंबर सी मायोपिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करीब करीब सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो एस्टिग्मेटिज्म, जी हाँ दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म कहलाते हैं इस बीमारी को, जिसमें इमेज धुंधला हमको दिखाई, मतलब हिलता हुआ प्रतीत, धुंधला नहीं हिलता हुआ प्रतीत होता है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सिलेंडर होता है ना उसके सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर, जी हाँ दोस्तों, जितने लोग का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। इसमें बेलनाकार या सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस बीमारी में देखिए कुछ अगर हम इस तरह के अगर इमेज इनको दिखाएंगे, ये कुछ ऐसे इमेज दिखाएंगे तो उनको ये इमेज सीधी ना हो करके इनको हो सकता है ऐसी इमेज, ये कुछ ऐसी इमेज दिखेंगी, ऐसी इमेज दिखेंगी, ये ऐसे लहराती हुई इमेज दिखेंगी, जैसे हिल रही हो, ऐसे हिलती हुई इमेज दिखती हैं ये, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? तो एस्टिग्मेटिज्म बीमारी या दृष्टि वैषम्य बीमारी कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 52, मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं? जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी यानी कि बीज में कितनी आंखें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। जल्दी से कमेंट करिए मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं, कितनी आंखें होती हैं, आपको जल्दी से कमेंट करना है। हाँ, तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह अपने एक नंबर ऐड कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिसका है मधुमक्खी में 5 आंखें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी में 5 आंखें होती हैं, ये आपको याद रखना है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 53। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 53,
आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होगा? जी हाँ दोस्तों, आंखों की बीमारी, भाई आंखों में बीमारी है नहीं उसको जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है नेत्र पटल दर्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है नेत्र पटल दर्शन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्तों वह है ऑप्थेल्मोस्कोपी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो नेत्र पटल दर्शन या ऑप्थेल्मोस्कोपी इसी को कहते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 54, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का फोकस लंबाई कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस का फोकस लंबाई कैसा होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी निगेटिव, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उत्तल लेंस का फोकल लंबाई होती है वह कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूं जिसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। तो जो कनकेव लेंस यानी कि उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका पॉजिटिव होता है और जो अवतल होता है उसका नेगेटिव होता है। ये आपको याद रखना, कई बार यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 55 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 55, लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह अपने एक नंबर ऐड कर दीजिए। हाँ दोस्तों, डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है प्रकाश की शक्ति को, लेंस की शक्ति को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 ये रहा आपके सामने। लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला पूछा है। फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए P इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर बी P इक्वल टू f, ऑप्शन नंबर सी P इक्वल टू 1/2f या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही दोस्तों। जो प्रकाश की प्रकाशीय शक्ति पावर ऑफ लेंस होता है उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। जी हाँ दोस्तों, 1/f ये होता है प्रकाशीय शक्ति का फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो लेंस वाला जो मानव के नेत्र वाले प्रश्न थे यह सभी कंप्लीट होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिले हैं उनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पे नहीं भागना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट नेत्र में जितने प्रश्न अभी तक एग्जाम में जितने जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हैं इससे ज़्यादा प्रश्न नेत्र से नहीं आते। न केवल नेत्र वरन जो मैं ब्लड पढ़ा चुका हूँ, जो मानव हार्ट पढ़ा चुका हूँ और विटामिन पढ़ा चुका हूँ, ये हमारा चौथा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू को ये हमारा चौथा पार्ट है और बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ दोस्तों। आप उन प्रश्नों का लेवल देख चुके होंगे कि किस लेवल तक हमारे प्रश्न रहते हैं और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन आप कहीं भी बड़े बड़े जगह, दिल्ली, इंदौर, बड़े बड़े जगह पे आप कोचिंग करने जाओगे फिर भी इतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट से और इतने ज़्यादा फैक्ट्स और इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं कराए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप हो, जितने सारे ग्रुप हों आप सभी को शेयर करिए और हमारे लाइव सेशन पे इसी तरह आप आते रहिए, जुड़ते रहिए और सभी को बुलाया करिए, जिससे जितने ज़्यादा लाइव चैट में जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, उतने ही ज़्यादा वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं A3 Academy पे जा करके। वहाँ पे आप @A3 Academy डाल करके, क्योंकि ये जो मैं MCQ करवा रहा हूँ इनके सारे MCQ, इनके सारा PDF वहीं पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके पहले हमने ब्लड वाले पार्ट का भी PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया था और मानव हार्ट का और विटामिन, और ये चौथा पार्ट है इसका भी सुबह तक में MCQ का PDF आपको अपलोड करा दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो और हाँ, आप हमें A3 Academy टिकटॉक पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक में भी हम उपलब्ध हैं। तो आपने हमें सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।